सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू कोडिंग विजार्ड। आज की वीडियो में हम जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क देखने वाले हैं और पूरा स्क्रैच से लेकर कवर करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर आप बिल्कुल नूब भी हो तो बिल्कुल स्क्रैच से हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एरे क्या होता है जावा में। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ एरे और एरे लिस्ट में क्या अंतर होता है जावा में। एरे लिस्ट में क्या अंतर होता है जावा में। फिर हम जाने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट की तरफ कि जावा में लिंक लिस्ट किस प्रकार की होती है। फिर हम जाने वाले हैं क्यू देखेंगे हम। क्यू तीन तरह की होती है, सिंपल क्यू, डैक, डब्ल्यू एंडेड क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू। क्यू देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं स्टैक कि स्टैक क्या होती है। फिर हम देखने वाले हैं यहाँ पर मैप क्या होते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के मैप होते हैं। जिन्होंने एसटीएल पढ़ रखी हो उन्हें पता होगा, अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप यहाँ पर होता है हैश मैप और ऑर्डर्ड मैप होता है हमारे पास ट्री मैप। ऐसे ही कर कर अगर हम सेट की बात करें, सेट भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला होता है हमारे पास ट्री सेट जो कि ऑर्डर्ड सेट होता है, और फिर होता है हमारे पास हैश सेट जो कि अनऑर्डर्ड सेट होता है। तो ये बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में। ये बेसिक चीजें पढ़ने के बाद आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है एरे और एरे लिस्ट। तो काफी ज्यादा आसान है। एरे क्या होता है, जैसे कि आपने ये करा है इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, इसमें हम वैल्यू पुट करा रहे हैं, ठीक है। पर अगर लेट सपोज हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल है, एक टीचर है, वो अपने 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहती है। एक तो तरीका है कि वो 50 वेरिएबल्स बना लेगी और उन 50 वेरिएबल्स में अपने इंडिविजुअल स्टूडेंट के मार्क्स को वो स्टोर कर देगी। वहां पर हर वेरिएबल एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को दर्शाएगा। या फिर एक तरीका होता है एरे, ठीक है। तो एरे में वो कंबाइंडली 50 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर सकती है। तो एरे क्या है, एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें एक के बाद एक एलिमेंट आते हैं, एक के बाद एक एलिमेंट आते हैं। तो एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें हम सिमिलर टाइप का ही डेटा रख सकते हैं। लेट सपोज मार्क्स है, तो मार्क्स इंटीजर टाइप के होते हैं, तो हम उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया है जिसमें मेरे पास 6 एलिमेंट है और उनमें एलिमेंट मैं भर भी देता हूँ 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 4 5 जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा। एक बारी ना मैं एरे का सिंटैक्स भी आपको बता देता हूँ, जावा के अंदर एरे हम कैसे बनाते हैं। तो जो भी कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आपको, जो भी पैकेज है वो मैं गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर देख सकते हैं ताकि आप पूरे कोड को एक्सेस कर पाए। तो एरे को बनाने के लिए जावा के अंदर आपको क्या करना है, आपको मेन फंक्शन के अंदर आना है। सबसे पहले एरे का डेटा टाइप लिखना है। अगर हमें इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले इंट, फिर हम लिखेंगे एरे का नाम, फिर हम लिखेंगे न्यू कीवर्ड, देन हम फिर लिखेंगे दोबारा से डेटा टाइप। और इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम बता देंगे कि एरे का साइज क्या होगा। लेट सपोज हम 5 एलिमेंट उसमें स्टोर करवाने वाले हैं, तो एरे का टाइप हो गए, एरे का साइज हो गए यहाँ पर 5, कि हम उसमें 5 एलिमेंट को स्टोर करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिंटैक्स से आप घबराइएगा मत, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं, जावा के अंदर जब भी हम क्लास बनाते हैं ना तो उसका कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है। वो क्या होता है, पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर दोबारा से क्लास का नाम लिखते हैं, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में उसके पैरामीटर आते हैं। तो बस आप यही समझ लीजिए ये क्लास का नाम है, पर ये क्लास का नाम नहीं है। बस मैं सिंटैक्स याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख लिया, आप क्लास के नाम से कंपेयर कर सकते हो, पर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा कि भाई मेरे को एरे बना दो, न्यू कीवर्ड लिखा, फिर इंट लिखा। तो जो भी हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में चाहे लिंक लिस्ट बनाएंगे, हैश सेट बनाएंगे, हैश मैप बनाएंगे, उसका जो भी सिंटैक्स है वो इसी तरीके से रहेगा। अब कुछ नहीं है, इसमें मैं वैल्यू भी डलवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एरे ऑफ 0th इंडेक्स पर वैल्यू चाहता हूँ 10, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, क्योंकि इसमें 5 वैल्यू है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे मैं डलवाना चाहता हूँ 20 को,
सेकंड इंडेक्स पे मैं डलवाना चाहता हूँ 30 को, और लेट सपोज मैं इतना ही साइज रहने देता हूँ और इसका साइज रख देता हूँ 3 रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बस इसे सीखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एरे को हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, फॉर लूप की मदद से। इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पर एक फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ, जो कि एरे की लेंथ को रिटर्न करता है। अब जाहिर सी बात है, 0 से लेकर ये जो फंक्शन है वो एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है, मतलब 3 बार चलेगा, मतलब कि साइज तक चलेगा। और सिंपल है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा एरे ऑफ आई को, ठीक है। हम इसे एक बार ही रन करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही चल रहा है, 10 20 30। तो आई होप आपको एरे समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा आसान तरीके से। पर आप अब मैं आपको लेके चलता हूँ एरे लिस्ट की तरफ। अब आपने देखा होगा, पहले मैंने इसका साइज ना यहाँ पर 5 लिखा था, और जैसे ही मैंने इसका साइज 5 लिखा था तो मुझे पांचों एलिमेंट भरवाने थे। पर मेरे को बाद में याद आया, मेरे को ना ज्यादा लिखना पड़ेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको क्रिस्प वीडियो देनी है, इस वजह से हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इस वजह से मैंने साइज 3 कर दिया है। तो एरे के साथ ना गाइस यही दिक्कत है, एक बारी मैं एरे का साइज एक फिक्स्ड कर देता हूँ ना, मतलब जब हम एरे बना रहे हैं ना तभी हमें एरे का साइज फिक्स करना होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 हटा दूंगा तो कंपाइलर ने मुझे एरर दिया है कि तुमने एरे का साइज डिक्लेयर नहीं किया। पर लेट सपोज कि अगर आपने एरे का साइज 3 डिक्लेयर कर दिया है और आपको बाद में पता लगता है कि आपके पास तो केवल 2 ही एलिमेंट थे भरने के लिए, तो आपका एक स्पॉट खराब हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपने इनिशियली एरे का साइज 3 रखा है और आपको बाद में पता लगता है कि आपके पास एलिमेंट 3 से ज्यादा है, लेट सपोज आपके पास एलिमेंट 5 है, तो उस केस में आपके पास मेमोरी कम पड़ जाएगी। तो इसका अल्टरनेटिव होता है हमारे पास एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक एरे होता है। आपको जब आप एरे लिस्ट बनाते हैं वो भी बिल्कुल एरे की तरह काम करता है, उसमें भी हम एक सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हम एरे के अंदर स्टोर करते हैं। पर जब हम उसे बनाते हैं तो उसका साइज हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हमें पहले से साइज नहीं पता है इनिशियली कि मतलब एरे में कितने ऑब्जेक्ट्स आने वाले या फिर कितनी वैल्यूज आने वाली है, तो प्रेफर किया जाता है कि हम एरे लिस्ट यूज करें। तो यहाँ पर मैं एरे लिस्ट बनाने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हम एरे लिस्ट कैसे बना सकते हैं जावा के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है क्लास का नाम। तो हम क्लास का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर क्लास का नाम है हमारे पास एरे लिस्ट, ठीक है। फिर मेरे को बताना पड़ेगा एरे लिस्ट किस टाइप की है, तो वो हम ऐसे बता सकते हैं कि एरे लिस्ट इंटीजर टाइप की है। फिर हमें लिखना होगा क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट नेम लिखना होगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट नेम लिख दिया एरे लिस्ट एल इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड लिखना होता है, फिर दोबारा से क्लास का नाम लिखना होता है जो कि है एरे लिस्ट। यहाँ पर ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को बताया नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एरे लिस्ट क्लास को यूज कर रखे हैं, जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा काफी आसानी से, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। जैसे मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया है तो एरर हट गया है। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्या करता है, जावा एक बहुत बड़ा फोल्डर है, जैसे हमारी सी ड्राइव होती है उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं, म्यूजिक का फोल्डर, पिक्चर्स का फोल्डर। तो ऐसी जावा एक बहुत बड़ा फोल्डर है, उसके अंदर काफी सारे सब फोल्डर्स हैं। उस सब फोल्डर्स में एक सब फोल्डर है यूटिल, और उस फोल्डर में बहुत सारी क्लासेस लिखी गई हैं, जैसे कि स्कैनर क्लास, एरेलिस्ट क्लास, स्टैक क्लास। तो आपको बस यही लिखना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एरेलिस्ट में डेटा आप ऐड कैसे कर पाएंगे। तो एरेलिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए आपके पास ऐड फंक्शन होता है, एरेलिस्ट डॉट ऐड। क्योंकि ये एरेलिस्ट हमने इंटीजर टाइप की बनाई है तो इसमें हम केवल इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। 10 हमने एक डेटा स्टोर करा 10, फिर हम दूसरा डेटा स्टोर कर लेते हैं एरेलिस्ट डॉट ऐड 20, एरेलिस्ट डॉट ऐड 30, एरेलिस्ट डॉट ऐड 40, ठीक है। और मैं यहाँ पर एरेलिस्ट को यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देता हूँ। एरेलिस्ट प्रिंट कैसे होगी, और एरेलिस्ट का साइज भी प्रिंट करा देता हूँ। एरेलिस्ट का साइज को प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन होता है एरेलिस्ट डॉट साइज, आप काफी ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है एरेलिस्ट के बारे में। यहाँ पर हमने 2 फंक्शन के बारे में सीखा, एरेलिस्ट में हम वैल्यू को ऐड कैसे करवाते हैं, और एरेलिस्ट में अगर हमें किसी भी एरेलिस्ट का साइज पता करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, और एरेलिस्ट को हम डायरेक्टली ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एरेलिस्ट पूरी प्रिंट हो गई है 10 20 30 40, ठीक है। और यहाँ पर एरेलिस्ट के साइज भी प्रिंट हो गया 4। साइज का मतलब होता है बेसिकली एरेलिस्ट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो आई होप आपको अब ये पता लग गया होगा कि एरेलिस्ट में, डायनेमिक एरे में एलिमेंट्स को कैसे ऐड कराया जाता है
और एरे लिस्ट का साइज कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एरे लिस्ट के मेथड की तरफ। इसको मैं कंट्रोल जेड, इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आपके पास बाद में भी ये कोड रहे। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूं ताकि आप बाद में भी रिवीजन के तौर पर इसे यूज कर पाए। अगर आपको अब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस करना है, लेट सपोज ये जो 10th है ना, ये 0th इंडेक्स पर है, ठीक है। ये जो 20 है ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे ना फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है, और फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्स पे क्या है 20, और 20 की जगह मेरे को 200 करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, काफी ज्यादा आसान है। मेरे को लिखना है एरेलिस्ट डॉट सेट, ठीक है। यहाँ पर मेरे को लिखना है इंडेक्स, कि मैं कौन से इंडेक्स की वैल्यू को बदलने वाला हूँ। मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को बदलने वाला हूँ, और उधर क्या रखने वाला हूँ, उधर मैं रखने वाला हूँ 200 को। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एरे लिस्ट को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, और इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी एरे लिस्ट बनेगी वो होगी 10, 200, 30 और 40, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू थी, प्रीवियसली वैल्यू थी 20, उसे मैंने चेंज कर दिया है 200, ठीक है। इसे भी मैं कमेंट कर देता हूं। अब एक और फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको ऐड फंक्शन बताया, ठीक है। ऐड फंक्शन तो क्या करता है, एरे लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। अगर हमें एरे लिस्ट के बीच में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरे लिस्ट डॉट ऐड। लेट सपोज मुझे क्या करना है, इस 20 और 30 के बीच में 25 ऐड करना है। तो ये 0th इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, तो मेरे को सेकंड इंडेक्स पर 25 पुट करना है। तो मैं सेकंड इंडेक्स पर 25 लिख दूंगा। अब अगर मैं एरे लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आएगा 10, 20, 25, फिर 30, फिर 40। इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है 10, 20, 25, 30 और फिर 40। तो यहाँ पर आपको ऐड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। एक और फंक्शन होता है एरेलिस्ट डॉट क्लियर। एक फंक्शन होता है एरेलिस्ट डॉट क्लियर। तो एरेलिस्ट डॉट क्लियर क्या करता है, एरे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उन सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो एक बारी मैं इसे रन करके देख लेता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर हमने सीखा एरे लिस्ट में एलिमेंट्स को हम ऐड कैसे करते हैं लास्ट में, अगर हमें बीच में ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है वो कैसे करते हैं, एरे लिस्ट का हम साइज कैसे डिफाइन करते हैं, एरे लिस्ट को हम प्रिंट कैसे करते हैं। अगर हमें एरे लिस्ट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, जैसे कि मेरे को एरे लिस्ट की सेकंड वैल्यू को देखना है तो मैं लिखूंगा डॉट गेट 2। इसका मतलब है कि एरे लिस्ट पर जो सेकंड एलिमेंट पर, जो सेकंड पोजीशन पर जो वैल्यू है ना, उसे मेरे को दे दो। तो यहाँ पर अगर मैंने इसे रन किया तो इसने 30 दे दी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 30 प्रेजेंट था, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर लूप के अंदर भी ना एरे लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर लूप चला देता हूँ, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन एरेलिस्ट डॉट साइज एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर मैं सिस आउट करा देता हूँ एरेलिस्ट डॉट गेट ऑफ i प्लस सम स्पेस, ठीक है। इससे क्या होगा, ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक जितनी बड़ी एरे लिस्ट है, क्योंकि हमने 0 से लेकर एरेलिस्ट डॉट साइज तक चलाया है, और एरेलिस्ट डॉट गेट उस पहले 0th इंडेक्स प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर जो सेकंड इंडेक्स पर है वो प्रिंट होगी, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पूरी एरे लिस्ट प्रिंट हो जाएगी 10, 20, 30, 40। तो आई होप यहाँ पर आपको एरे लिस्ट समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट ना काफी ज्यादा सिमिलर होती है। बस एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है, ठीक है। बस आप याद रखिए एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे है, पर जो लिंक लिस्ट है ना वो भी एरे लिस्ट की तरह ही होती है, पर लिंक लिस्ट में ना कुछ अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है वो मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो भी एक एलिमेंट होता है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट, एक होता है नेक्स्ट पार्ट। डेटा पार्ट में तो सिंपल है कि भाई हम जैसे 10 स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। एक होता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या स्टोर करता है, नेक्स्ट पार्ट ये स्टोर करता है कि मेरी अगला एलिमेंट कहां पर होगा। लेट सपोज इसका एड्रेस है 1000, एक और एलिमेंट है जिसका एड्रेस है 150, एक और एलिमेंट है जिसका एड्रेस है 200, ठीक है। तो अगर मेरी लिंक लिस्ट का ये पहला एलिमेंट है जो कि 10 है, ठीक है। अब एरे लिस्ट में यही, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में यही अंतर होता है। एरे लिस्ट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में होते हैं,
पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में नहीं होते हैं, डिसकॉन्टिग्यूअस मैनर में होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इस अगर मैं इस एलिमेंट पे हूं तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे कैसे जाऊंगा? जैसे कि मैंने आपको बताया इस एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट, दिस इज कॉल्ड द डेटा पार्ट, एक होता है नेक्स्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है? 150। तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा 150। तो ये वाली नोड इसको पॉइंट करेगी। लेट सपोज इसमें भी कुछ डेटा है, इसमें भी कुछ डेटा है, ठीक है। ये नोड, इस नोड के बाद ये वाली नोड आनी है, तो ये नोड के पास होगा 200 इसका एड्रेस। ये वाली नोड एंड नोड है तो इसके पास किसी का एड्रेस नहीं होगा, तो इसमें जाता है नल। तो ये होती है लिंक लिस्ट। तो आप देख सकते हैं लिंक लिस्ट बिल्कुल ही एरे लिस्ट की तरह है। तो आप लिंक लिस्ट को कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। आप लिंक लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, काफी ज्यादा आसानी से आप लिंक लिस्ट को बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपने एरे लिस्ट लिखा था ना, यहां पर आप लिख देंगे लिंक्ड लिस्ट। यहां पर मैं लिख देता हूं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। और कुछ अंतर नहीं है गाइस, जो मैंने आपको ऐड फंक्शन बताया, जो मैंने आपको साइज फंक्शन बताया, जो मैंने आपको सेट फंक्शन बताया, जो मैंने आपको क्लियर फंक्शन बताया, जो मैंने आपको गेट फंक्शन बताया, दोनों में सेम है। बस आपको ये समझना है कि आपको एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कहां यूज करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो उसके इंडेक्स से, तो आप एरे लिस्ट यूज करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है थ्रू इट्स इंडेक्स, तो आप एरे लिस्ट यूज करेंगे। पर आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है तो आप लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। मतलब आपको अगर डिलीशन करना है, कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है या फिर कोई भी एलिमेंट नया ऐड करना है, तो आप लिंक लिस्ट यूज करेंगे। अब उस केस में आप लिंक लिस्ट को यूज करेंगे क्योंकि लिंक लिस्ट में एक बहुत तगड़ी ताकत होती है। लेट सपोज कि मुझे इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक एलिमेंट बनाऊंगा, जैसे इसमें रख दिया मैंने 15, और मैं क्या करूंगा, इसका लिंक ब्रेक करूंगा। इसका लिंक मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? यहां पर नल डालकर, ठीक है। अगर इसका एड्रेस ना 20 है तो मैं यहाँ पर 20 डाल दूंगा, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। यहाँ पर 150 डाल दूंगा, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और अगर मेरे को इसको डिलीट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको आराम से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यहां पर डाल दूंगा 150 और ये इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो जो डिलीशन है और इंसर्शन है लिंक लिस्ट में काफी ज्यादा फास्ट होती है। पर लिंक लिस्ट में ना अगर आपको ये 30 मेरे को बताना है सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 30th एलिमेंट है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा। वो मैं क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि आप यहां से चालू करोगे, पहले पॉइंटर आपका यहाँ जाएगा, फिर आपके नेक्स्ट पे जाओगे, फिर आप यहाँ आओगे, फिर आप यहाँ आओगे। तो आपको वर्स्ट केस में अगर लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है थ्रू इस इंडेक्स, तो उसमें आपको पूरी लिस्ट को लीनियरली आइटरेट करना पड़ेगा। पर एरे लिस्ट में आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि एरे लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक एरे ही तो है। एरे में हम क्या कर सकते थे, जैसे कि ये आपका एरे है, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका एरे है, इसका 0 इंडेक्स है 1 2। तो अगर 1 पे 10 प्रेजेंट है तो आप एरे ऑफ 1 कर कर डायरेक्टली इस वैल्यू को ले सकते थे। तो एरे लिस्ट एक डायनेमिक एरे ही है। तो इस तरीके से हमारी एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइस, मैं एक एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन भूल गया हूँ, जो कि है रिमूव। तो उसमें कुछ भी नहीं है, आपको लिखना होता है लिंक लिस्ट बनाई है तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रिमूव कर कर आपको लिखना होता है उसमें इंडेक्स। लेट सपोज मेरे को सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना है, तो अगर मैंने सेकंड एलिमेंट को रिमूव कर दिया है तो 10 20 40 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 10 20 40 प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर लिंक लिस्ट एरे लिस्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास स्टैक। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है स्टैक। तो स्टैक में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम स्टैक को विजुअलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं स्टैक है क्या। आपने अपनी किचन में देखा होगा, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी है, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट रखी है, तीसरी के ऊपर चौथी प्लेट रखी है। और अगर आप प्लेट को लेने की बात कर रहे हैं, आपने ये सजाकर रख रखी है, आपको अगर भूख लग रही है तो आप कौन सी प्लेट को उठाएंगे? आप जाहिर सी बात है पहली प्लेट को, सबसे ऊपर वाली प्लेट को उठाएंगे जो सबसे ऊपर रखी है। ऐसा तो नहीं आप बीच में से कोई प्लेट उठाओगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट को ही उठाओगे। तो यही स्टैक का बेसिक कंसेप्ट है। स्टैक एक कुएं की तरह है, इसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट करते रहते हैं। जैसे 1 को इंसर्ट करा, 2 को इंसर्ट करा, 3 को इंसर्ट करा, और जो सबसे ऊपर रहता है ना, उसको ही या तो हम देख सकते हैं, पीक कर सकते हैं, या फिर उसे पॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं स्टैक में वैल्यू को डाल रहा हूं तो उसे हम कहते हैं पुश,
मतलब ऐड करने को कहते हैं पुश, रिमूव करने को कहते हैं पॉप, और देखने को कहते हैं, सी करने को कहते हैं पीक। ठीक है, ऐड सॉरी पुश, पॉप और पीक। तो कुछ नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले पुश करा 1 को, पुश करा 2 को, पुश करा 3 को, पीक करा 3, पीक करा, तो पीक करने पे मुझे मिला सबसे ऊपर एलिमेंट है 3, फिर मैंने पॉप कर दिया, तो पॉप सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अब आपको थोड़ा विजुअलाइज हो गया होगा कि जो हम सबसे लास्ट में डालते हैं ना स्टैक में, वो सबसे पहले बाहर आता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे स्टैक हमारा काम करता है। लास्ट इन मतलब कि लास्ट, हमने सबसे लास्ट में 3 को डाला था और जब निकालने की बारी आई तो हमने उसे सबसे पहले निकाला। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है हमारे पास स्टैक। तो स्टैक को हम बना लेते हैं और देख लेते हैं कैसे स्टैक बनेगी। तो मैं इसको पूरे को कमेंट कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आप एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को बाद में पढ़ पाए। तो यहाँ पर स्टैक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेसिंग ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर स्टैक बना लेता हूँ। तो भाई क्लास का नाम इंटीजर, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू स्टैक, क्लास का नाम। अगर मेरे को पुश कराना है तो एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है पुश 10। अब मेरे को 20-30 पुश कराने हैं तो मैं आराम से पुश करा सकता हूं इसके अंदर 20-30। अब मेरे को क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है, तो मैं इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ। स्टैक को मैंने प्रिंट करा दिया। अब मैं इसे रन करा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10-20-30 प्रिंट हो गया है। अगर मैं स्टैक डॉट पीक कराता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 30, क्योंकि 30 को मैंने सबसे एंड में डाला है। तो पीक वही करता है, जो सबसे एंड में एलिमेंट है उसको मेरे को बताता है कि एंड में एलिमेंट क्या है। अब मैं यहाँ पर स्टैक डॉट पॉप कर देता हूँ पहले, और स्टैक डॉट पॉप क्या करता है, जो सबसे ऊपर एलिमेंट है उसे हटा देता है। तो सबसे सबसे हमारी स्टैक में 10 आया, 20 आया, 30 आया, 30 को पॉप हो गया। अब हमारी स्टैक में सबसे ऊपर है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। तो इसे मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर 20 प्रिंट हो गया है। यहाँ पर एक और फंक्शन होता है स्टैक डॉट साइज, उससे मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं बताता है स्टैक में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, स्टैक का साइज कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैक का साइज 3 है। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है। एक होता है स्टैक डॉट क्लियर, जो कि स्टैक के सारे मेंबर को ना उड़ा देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 0, क्योंकि सबसे पहले मैंने 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, उसे पूरा क्लियर कर दिया है, और फिर मैंने यहाँ पर आपका स्टैक का साइज बताया है। तो आई होप आपको स्टैक समझ में आया होगा। यहाँ पर स्टैक खत्म हो गया है। बढ़ते हैं हम क्यू की तरफ। तो चलिए अब हम अगले डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्टैक तो समझ में आया होगा, आई होप आपको स्टैक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्यू की तरफ कि क्यू क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं क्यू की तरफ। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की क्यू होती है। एक तो सिंपल क्यू, एक होती है डबली एंडेड क्यू जिसे हम डैक भी बोलते हैं, डैक। एक होती है हमारे पास प्रायोरिटी क्यू। सिंपल क्यू में से क्या होता है, जैसे क्यू में क्या होता है, जैसे कि आप क्यू में खड़े हो, ये पहला बंदा खड़ा है क्यू में, ये दूसरा बंदा खड़ा है क्यू में, ये तीसरा बंदा खड़ा है क्यू में। लेट्स सपोज आप राशन की दुकान पे खड़े हो। ठीक है, तो जो सबसे पहला बंदा आया है ना, उसका काम सबसे पहले होगा। जो दूसरा बंदा आया है वो उसका काम दूसरे नंबर पे होगा। जो लास्ट बंदा है उसका काम सबसे आखिरी में होगा। तो इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले बंदा आया है ना, उसका ही काम सबसे पहले होगा। तो जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। ठीक है, मतलब कि इस बेसिक सा मैं आपको समझा देता हूं। ये मान लो अगर मेरी ये क्यू है, तो इसमें बंदे आ रहे हैं, पहला बंदा आया, दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया। तो जब अब निकलने की बारी आएगी ना, तो ये वाला बंदा सबसे पहले निकलेगा। सिंपल क्यू ये होती है। डबली एंडेड क्यू क्या होती है, तो डबली एंडेड क्यू में कुछ नहीं होता है। डबली एंडेड क्यू में क्या होता है, देखो सिंपल क्यू में से तो हम एक साइड से ही ऐड कर सकते हैं, मतलब हम इधर से ऐड कर रहे हैं और इधर से रिमूव कर रहे हैं। डबली एंडेड क्यू में क्या होता है, हम कहीं से भी ऐड कर सकते हैं और कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरी डबली एंडेड क्यू है, तो हम यहां से भी ऐड कर सकते हैं, यहां से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब हम यहां से अगर मैंने ऐड करा 1, मतलब यहां से मैं आपको थोड़ी सी बिग पिक्चर बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे डबली एंडेड क्यू मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो यहाँ पर
चार तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है ऐड लास्ट, एक होता है ऐड फर्स्ट, एक होता है रिमूव लास्ट और एक होता है रिमूव फर्स्ट। देखो सबसे पहले अगर ऐड लास्ट अगर मैंने 10 करा तो लास्ट में ऐड कर दो, फिर मैंने ऐड लास्ट 20 करा तो लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। फिर मैंने करा ऐड फर्स्ट 30, तो मतलब फर्स्ट में 30 ऐड कर दो, पहली पोजीशन पर 30 ऐड कर दो। अगर मैंने कहा रिमूव लास्ट, लास्ट से रिमूव कर दो, लास्ट से रिमूव कर दो। मैंने कहा रिमूव फर्स्ट, तो फर्स्ट से रिमूव कर दो, ठीक है। तो डी क्यू ये होता है। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑफर, मतलब नहीं है कि अगर जो पहले आएगा वो पहले ही सर्व होगा। प्रायोरिटी क्यू मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी ना, वो पहले उसका काम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हॉस्पिटल की लाइन। हॉस्पिटल की लाइनों में क्या होता है कि जो बंदा ज्यादा बीमार है इमरजेंसी में, उसको पहले जो बाकी के पेशेंट हैं वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल क्यू। सिंपल क्यू पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है सिंपल क्यू में। तो यहाँ पर मैं क्यू डिफाइन कर देता हूँ, क्लास का नाम इंटीजर, फिर उसका ऑब्जेक्ट का नाम न्यू, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एरे डेक। यहाँ पर हमें लिखना होता है एरे डेक। तो जब भी हम लिंक लिस्ट बना रहे थे, एरे लिस्ट बना रहे थे, स्टैक बना रहे थे, तो यहाँ पर भी हम स्टैक लिख रहे थे, यहाँ पर भी हम स्टैक लिख रहे थे। पर क्यू के केस में यहाँ पर हम क्यू लिखेंगे और यहाँ पर हम एरे डेक लिखेंगे। वो मैं बताऊंगा आगे क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बल्कि इसे जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यू के फंक्शन क्या होते हैं, तो हम उस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो क्यू में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्यू में ऐड करा 10, फिर मैंने यहाँ पर क्यू में ऐड करा 20, फिर मैंने यहाँ पर क्यू में ऐड करा 30, फिर मैंने यहाँ पर क्यू में ऐड करा 40, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्यू को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आसानी से क्यू प्रिंट हो जाएगी। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने टाइपो कर दिया है, तो यहाँ पर मैं क्यू को प्रिंट करा देता हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ पर रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो चुका है। एक फंक्शन होता है क्यू डॉट साइज, जो क्यू का साइज प्रिंट करा देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ out क्यू डॉट साइज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यू का साइज प्रिंट हो जाएगा जो कि है 4, फिर पूरी क्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं पहले साइज प्रिंट हो गया 4, फिर पूरी क्यू प्रिंट हो गई। एक फंक्शन होता है रिमूव, क्यू डॉट रिमूव। तो जाहिर सी बात है क्यू में से आप बीच में से रिमूव नहीं कर सकते हो, हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो 10 निकल जाएगा, सबसे पहले 10 ऐड होगा, 20 ऐड होगा, 30 ऐड होगा, 40 ऐड होगा। सबसे पहले 10 ऐड हुआ था तो सबसे पहले 10 ही निकलेगा। फिर क्यू का साइज प्रिंट होगा 3 और फिर यहाँ पर क्यू पूरी प्रिंट हो जाएगी 20, 30, 40। तो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्यू का साइज प्रिंट हुआ 3 और फिर हमारे पास पूरी क्यू प्रिंट हो गई 20, 30 और 40। तो आई होप आपको सिंपल क्यू तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें बहुत कम फंक्शन होते हैं। ऐड फंक्शन करा आपने, रिमूव फंक्शन सीख लिया आपने, साइज फंक्शन सीख लिया, जो हमने स्टैक में क्लियर फंक्शन सीखा था वही आप क्लियर फंक्शन यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरी क्यू को खाली करना है तो यहाँ पर क्लियर फंक्शन भी होता है, मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, आप बस याद रखना क्योंकि सब डेटा स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। स्टैक डॉट क्लियर है, वैसे यहाँ पर क्यू डॉट क्लियर होता है। इसमें मेन जो चीज है ना वो ऐड करना, रिमूव करना, साइज फाइंड आउट करना, यही होती है सिंपल क्यू में। अगर आपको डी क्यू बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे? डबली एंडेड क्यू बनानी है, डी क्यू नहीं डैक बनानी है, उसे डैक बोलते हैं। तो डैक बोलने के लिए आपको, डैक बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो डैक बनाने के लिए यहाँ पर आपको लिख देना है डैक, केवल आपको यहाँ पर डैक लिख देना है। जैसे आपने डैक लिख दिया तो यहाँ पर आपकी डी क्यू बन गई, ठीक है, मतलब कि डबली एंडेड क्यू बन गई। अब यहाँ पर 3-4 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है ऐड लास्ट, कि मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ 10, फिर क्यू डॉट ऐड लास्ट, कि मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ 20, फिर क्यू डॉट ऐड लास्ट, कि मैं लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ 30। अब एक होता है क्यू डॉट ऐड फर्स्ट, कि मैं फर्स्ट में ऐड करना चाहता हूँ 100। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू को प्रिंट कराने वाला हूँ तो क्यू डी क्यू को प्रिंट करवाने वाला हूँ तो इसका नाम भी डी क्यू रख देते हैं, मतलब डैक रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी डैक कर देते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। DE इसे कॉपी कर लेते हैं इनफैक्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और यहाँ पर कंट्रोल V। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंट होगा 100, 10, 20, 30, क्योंकि पहले 10 लास्ट में ऐड हुआ, फिर 20 लास्ट में ऐड हुआ, फिर 30 लास्ट में ऐड हुआ, फिर 100 फर्स्ट में ऐड हो गया। तो प्रिंट होगा 100, फिर 10, फिर 20, फिर 30। इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी, मैंने डीबग पे क्लिक कर दिया है। रन करके देखते हैं 100, 10, 20, 30। ये काफी ज्यादा आसान है। साइज प्रिंट करवा लेते हैं, वही फंक्शन है डेक डॉट साइज। तो पहले 4 साइज प्रिंट होगा, फिर हमारी पूरी W_Q प्रिंट हो जाएगी। इसमें 2 और फंक्शन होते हैं, रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट। रिमूव लास्ट, तो अगर मैं यहाँ पर रिमूव लास्ट लिखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, जो लास्ट में एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, फिर जो W_Q है उसका साइज प्रिंट होगा और फिर पूरी W_Q प्रिंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो W_Q है वो है 100, 10, 20, 30। लास्ट में 30 एलिमेंट है तो 30 एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और पहले साइज प्रिंट होगा, फिर हमारे एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो साइज है हमारे पास 3 और फिर हमारे पास प्रिंट हुआ पूरी 100, 10, 20, 30 रिमूव हो चुका है। एक होता है रिमूव फर्स्ट, मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए, आप रिवीजन कर पाए इसकी बाद में। रिमूव फर्स्ट, ठीक है, रिमूव फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसे रन करके देखता हूं तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है। हमारे पास W_Q क्या थी, 100, 10, 20, 30। तो 100 हमारा पहला एलिमेंट था, तो पहला एलिमेंट रिमूव हो गया है 100, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं और पूरी चीज को कमेंट कर देता हूं। आई होप आपको अब W_Q भी समझ में आ गई होगी। इसमें ऐड फंक्शन थे 2, ऐड लास्ट और ऐड फर्स्ट। रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट था। साइज फंक्शन था। इसमें भी क्लियर फंक्शन होता है, अगर आपको पूरी क्यू को साफ सफाया करना होता है तो क्लियर फंक्शन होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में। प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाते हैं, सिंपल है, आपको लिखना है प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर, प्रायोरिटी क्यू इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में आप ऐड करा सकते हैं एलिमेंट को 10, प्रायोरिटी क्यू में आप ऐड करा सकते हैं एलिमेंट को 20, प्रायोरिटी क्यू में ऐड करा दिया मैंने 30, फिर प्रायोरिटी क्यू में मैंने ऐड करा दिया माइनस का 22, फिर मैंने प्रायोरिटी क्यू में ऐड करा दिया 100। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू को आप कुछ इस तरीके से समझिए, प्रायोरिटी क्यू को इस तरीके से समझिए आप। इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रायोरिटी क्यू थोड़ी टफ क्यू है एज कंपैरिजन टू बाकी क्यू, वैसे है कुछ नहीं। देखो सबसे पहले हमने क्या डाला था, यहाँ पर देखा जाए तो पहले डाला था 10, फिर 20, फिर 30, फिर -22, फिर 100। तो प्रायोरिटी क्यू को आप एक डब्बे की तरह समझिए, उसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 10 आया। तो अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2 तरह की प्रायोरिटी क्यू होती है, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू। अगर आपने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू समझ ली तो आप मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू समझने जा रहे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्विक कर कर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू भी बता दूंगा। तो प्रायोरिटी क्यू को मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ दिखाने के लिए। तो जैसे ही मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पर आया तो जो इस बॉक्स में सबसे मिनिमम है ना वो इसके पीक पर आ जाएगा। फिर 20 आया तो जो सबसे मिनिमम है वो पीक पर आ जाएगा। तो 10, 20 में से मिनिमम क्या है, 10, वो पीक पे आ गया। 30 आया तो 10, 20, 30 में से जो मिनिमम है वो पीक पे आ गया। फिर -22 आया तो इनमें से -22 सबसे छोटा है, तो 10 यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -22। 100 आया तो 10, 20, 30, -22 और 100 में से सबसे छोटा है -22, तो पीक पर भी -22 ही आएगा। तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ऐसे बनती है। और जावा में जब मैंने ये प्रायोरिटी क्यू बनाई ना, तो जावा में बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू होती है वो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है। इन जावा बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू इज मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। अगर आप STL सीख रहे हैं C++ में, आपको पता होगा उधर जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू होती है वो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू होती है, बट जावा के अंदर जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू होती है वो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू
के पास एक पीक फंक्शन होता है जो कि मुझे बताता है प्रायोरिटी क्यू के पीक पर कौन सा एलिमेंट है। तो प्रायोरिटी क्यू के पीक पर मैं देखता हूँ कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो पीक पर एलिमेंट होगा वो होगा -20। मैंने बताया जावा के अंदर जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू होती है वो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू होती है। तो -22 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को करना है प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल। एक फंक्शन होता है पोल, मतलब कि प्रायोरिटी क्यू में से जो पीक पर एलिमेंट है, मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसे हटा दो। तो प्रायोरिटी क्यू में ये डलवाया हमने, सबसे छोटा एलिमेंट था -22, तो यहाँ पर -22 हट गया। फिर प्रायोरिटी क्यू के पीक पर क्या आ जाएगा, -22 तो हट चुका है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको प्रायोरिटी क्यू भी अब समझ में आ रही होगी। प्रायोरिटी क्यू का साइज का भी एक फंक्शन होता है जो कि pq डॉट साइज करके होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो वो भी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट साइज हमें बताता है प्रायोरिटी क्यू में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं एट प्रेजेंट। प्रायोरिटी क्यू डॉट क्लियर भी होता है जो कि पूरी प्रायोरिटी क्यू को साफ सफाई कर देता है, पूरी प्रायोरिटी क्यू को क्लियर कर देता है। अब ये बताया मैंने मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में। मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, पीक पर ना सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है। अगर 10, 20, 30, -22, 100 हमारी प्रायोरिटी क्यू में है ना, तो पीक पर होगा 100। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू के आप कैसे बना सकते हैं जावा के अंदर, ये तो मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है। मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए आपको इसके कंस्ट्रक्टर में पास करना होता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। अगर आपने कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर पास कर दिया है इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो आई थिंक इसमें ये नहीं आता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, सॉरी कंट्रोल Z, मैंने कलेक्शंस आएगा यहाँ पर कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पर ये सही हो चुका है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू बन चुकी है। तो यहाँ पर अगर मैं पोल करूंगा, तो अगर प्रायोरिटी क्यू में ये सारी चीजें हैं, पीक पर होगा तो सबसे बड़ा है 100, वो हो जाएगा डिलीट। फिर जो पीक पर है वो हो जाएगा जो सेकंड सबसे बड़ा है, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर 30, तो 30 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या प्रिंट होता है, 30 प्रिंट होता है। तो आई होप आपको प्रायोरिटी क्यू भी समझ में आ गई होगी, आपको तीनों क्यू समझ में आ गई होंगी। सिंपल क्यू क्या होती है, डबली एंडेड क्यू क्या होती है और प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। तो गाइज अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। हम लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं, एल लिस्ट पढ़ चुके हैं, स्टैक पढ़ चुके हैं, क्यू पढ़ चुके हैं जो कि 3 टाइप की होती है। अब आते हैं हम ऑर्डर्ड मैप। पहले सेट पढ़ लेते हैं, सेट क्या होता है, मैप के ऊपर बाद में जाएंगे। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेट क्या होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के सेट होते हैं हमारे पास, एक होता है ऑर्डर्ड सेट, एक होता है अनऑर्डर्ड सेट। जो अनऑर्डर्ड सेट है ना उसका जावा में नाम है हैश सेट, जो ऑर्डर्ड सेट है उसका नाम है जावा में ट्री सेट। इसमें वैल्यू सॉर्ट हो रही होती है, ट्री सेट नाम है। ठीक है, ठीक है। तो हैश सेट, सेट का मतलब क्या होता है, सेट को भी आप एक ना बक्से की तरह समझिए और यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैंने सेट में पहले 10 डलवाया तो डल जाएगा आराम से, 20 डलवाया तो डल जाएगा, फिर दोबारा से मैं 10 डलवाने की कोशिश कर रहा हूं तो नहीं डलेगा, क्योंकि सेट में हमेशा डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रह सकते, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट आते हैं। सेट में कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डलेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यही है स्टैक, बाकी कुछ नहीं है। स्टैक में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डल सकते हैं, सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट डलते हैं। फिर मैंने 30 डलवाया, 30 डल जाएगा, 20 का डलेगा नहीं डलेगा क्योंकि 20 तो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि इसमें ना ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है। अनऑर्डर्ड में अगर मैं इसमें से एलिमेंट्स को बाहर निकालूंगा ना, तो किसी भी ऑर्डर में बाहर निकल सकते हैं, मेरे को नहीं पता किस ऑर्डर में बाहर निकलेंगे। पर अगर मैं ट्री सेट को यूज कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड को यूज कर रहा हूँ, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बाहर निकलेंगे। मतलब पहले 10 निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, फिर 30 निकलेगा। मतलब जो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी पहले वो निकलेगा, जिसकी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में निकलेगा। हम असेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर ये प्रायोरिटी क्यू में कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर लिखकर आप कर सकते हो, वैसे ही ट्री सेट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट मिनिमम होता है, मिनिमम ट्री सेट होता है। उसे मैक्सिमम ट्री सेट बनाने के लिए आपको वही लिखना होता है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड सेट के बारे में देखेंगे, हैश सेट के बारे में देखेंगे। तो हैश सेट काफी ज्यादा आसान है, क्लास का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर इंटीजर लिख लेंगे, सेट लिख लेंगे, न्यू लिख लेंगे, हैश सेट लिख लेंगे और यहाँ पर बन गया। ऐड फंक्शन काफी ज्यादा आसान होता है, सेट डॉट ऐड
10 set डॉट एड 20 set डॉट एड 30 set डॉट एड 10। अब मैं दोबारा 10 डलवाने की कोशिश कर रहा हूं पर डलेगा नहीं। सिस आउट सेट, तो यहाँ पर पूरा सेट यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 10 30 प्रिंट हुआ है। अब देखो सबसे पहले मैंने 10 डलवाया था, फिर 20 डलवाया था, फिर 30 डलवाया था, पर जो ये प्रिंट हुआ है ना वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, इसी वजह से हम इसे अनऑर्डर्ड सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान तरीका है सेट को रिमेंबर करने का कि सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। अब एक फंक्शन होता है यहाँ पर हमारे पास कंटेन्स, सेट डॉट कंटेन्स 20। तो कंटेन्स फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर सेट 20 एलिमेंट को कंटेन करता होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी सेट 10 20 30 को कंटेन्स करता है, तो देखते हैं ट्रू आता है फॉल्स आता है। आना तो ट्रू चाहिए और आएगा भी ट्रू ही। अगर मैं यहाँ पर 205 कर देता हूँ तो सेट के पास 205 एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। तो ये था सेट डॉट कंटेन्स। ठीक है, एक होता है सेट डॉट रिमूव। सेट डॉट रिमूव हम लिख सकते हैं और उसके अंदर सेट डॉट रिमूव, इनफैक्ट हम यहाँ बाहर लिख देते हैं, यहाँ पर तो सेट को प्रिंट करवाते हैं, सेट डॉट रिमूव 30। तो हमें इसके अंदर ना कोई भी इंडेक्स नहीं लिखना होता, क्योंकि सेट में तो भाई किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स फैले हुए हैं। यहाँ पर हमें वो चीज लिखनी होती है कि कौन सा एलिमेंट हमें रिमूव करना है। अगर हमें 30 एलिमेंट रिमूव करना है तो हमें वो लिखना होता है। तो सेट में पहले 10 20 30 रिमूव हो चुका है, फिर हम सेट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो 10 और 20 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पर लेट्स सी क्या प्रिंट होता है, देख सकते हैं 10 और 20 प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने 30 को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि सेट में हम एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करवा सकते हैं, ऐड फंक्शन से। रिमूव कैसे करवा सकते हैं, इंडेक्सिंग से रिमूव नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि इंडेक्सिंग है ही नहीं ना, अनऑर्डर्ड है। एलिमेंट को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करा सकते हैं। कंटेन्स फंक्शन देख चुके हैं कि सेट में ये वाला एलिमेंट है या नहीं है। इसमें भी वही साइज फंक्शन होता है जो कि मैंने आपको एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में बताया, तो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, बस डेफिनेशन बता देता हूँ। साइज फंक्शन हमें यह बताता है कि सेट में कितने एलिमेंट है। क्लियर फंक्शन पूरे सेट को ही क्लियर कर देता है। तो यही हमारे पास छोटा मोटा हैश सेट था। अब आप सेट में फॉर लूपिंग कैसे करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। लूपिंग का मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ईच लूप आप यूज करते हैं। फॉर आप लिखते हैं, सबसे पहले फॉर ईच लूप का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे। आप यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, फिर यहाँ पर गैप होगा, फिर यहाँ पर कुछ लिखने वाले हैं। यहाँ एक सेकेंड रुकिए, आप इस कॉलन के इधर दो चीज लिखनी है, आप इस कॉलन के बाद दो चीज लिखनी है, एक चीज लिखनी है। दोबारा रिपीट करता हूं, इसके लेफ्ट में दो चीज आएंगी, इसके राइट में एक चीज आएगी। कॉलन के राइट में आएगा कि हम किस में आइट्रेट कर रहे हैं, तो हम सेट नामक एक सेट में आइट्रेट कर रहे हैं। वो सेट किस टाइप का है, इंट टाइप का है। और जब हम आइट्रेट करेंगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं आइटम। और यहाँ पर अगर मैं सारी आइटम को प्रिंट करवाऊंगा ना तो सारी आइटम प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पर आइटम को मैं प्रिंट करा दूंगा तो सारी आइटम प्रिंट हो जाएंगी। तो 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा आराम से। 20 10 प्रिंट होगा, 30 को तो मैं रिमूव ही कर चुका हूँ। अगर मैं 30 को जीवित कर देता हूँ, ठीक है, तो 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा। 20 10 30 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको अब लूपिंग भी समझ में आ गई होगी कि कैसे लूपिंग करते हैं। तो यही था अनऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट में कुछ नहीं है, ट्री सेट यूज कर लेंगे हम, काफी ज्यादा आसान होता है। बता देता हूँ फिर भी एक बार आपको। ट्री सेट ऑफ इंटीजर, ट्री सेट इक्वल टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। ट्री सेट डॉट एड 20, ट्री सेट डॉट एड 10, ट्री सेट डॉट एड 30, ट्री सेट डॉट एड 30, और फिर मैं ट्री सेट को ही प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 20 डलवाया, फिर 10 डलवाया, फिर 30 डलवाया, फिर 30 डलवाया। पर यहाँ पर 20 10 30 केवल एक बार डलेगा, क्योंकि ये सेट है, चाहे ऑर्डर्ड हो अनऑर्डर्ड हो, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है कि इसके अंदर आए डुप्लीकेट एलिमेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर 20 10 30 डलवाया, पर ये ऑर्डर्ड सेट है बाय डिफॉल्ट, ये मिनिमम ट्री सेट है। तो यहाँ पर 10 20 30 प्रिंट होना चाहिए अपने आप, या सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेगा अपने आप को। तो 10 20 30 यहाँ पर प्रिंट हुआ है। दोबारा रन करके देख लेते हैं, कितनी बार भी रन करो 10 20 30 ही प्रिंट होगा। यहाँ पर भी साइज फंक्शन होता है। साइज फंक्शन हमें यह बताता है कि ट्री सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। क्लियर फंक्शन हमें यह बताता है, क्लियर फंक्शन क्या करता है, पूरे सबको क्लियर कर देता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास ऑर्डर्ड सेट में,
वो क्या फंक्शन होता है, उस फंक्शन को बताने से पहले यहाँ पर एक कंटेन्स फंक्शन भी होता है जो कि अनऑर्डर्ड में होता था, वो भी मैं बता देता हूँ। कंटेन्स 30 ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ट्री सेट इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ट्री सेट इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन करता है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न होगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं अनऑर्डर्ड सेट में। एक खासियत बात क्या होती है, ठीक है, एक ऑर्डर्ड सेट में खासियत बात क्या होती है, तो जो भी सी प्लस प्लस कर रहे हैं एसटीएल उन्हें पता होगा एक लोअर फंक्शन होता है और एक अपर फंक्शन होता है। तो लोअर और अपर फंक्शन क्या करता है सी प्लस प्लस के अंदर, लोअर और अपर फंक्शन में क्या होता है, लोअर फंक्शन किसी जैसे कि मैं आपको बता देता हूं लोअर और अपर फंक्शन क्या करता है सी प्लस प्लस में। जैसे कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है, किसको एक डेटा स्ट्रक्चर है आपके पास, जो कि यहाँ पर हमारे पास जावा में ट्री सेट है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है 25 से जस्ट छोटा एलिमेंट पता लगे, तो एक फंक्शन होता है लोअर फंक्शन करके ट्री सेट के अंदर। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लोअर फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं ना, तो 25 से जस्ट स्मॉलर एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। 25 से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए तो एक होता है हायर फंक्शन, हायर फंक्शन की मदद से मुझे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएगा। तो जस्ट लोअर फंक्शन की मदद से मुझे मिलेगा 20, हायर फंक्शन की मदद से मुझे मिलेगा 30। तो मैं इसे इंप्लीमेंट कर लेता हूं फटाफट से। यहां पर मैं प्रिंट करा देता हूं ट्री सेट डॉट लोअर, मेरे को लोअर किसका चाहिए, 25 का लोअर चाहिए, और सिस आउट ट्री सेट डॉट हायर 25। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए 20 और 30, क्योंकि 25 से जस्ट छोटा एलिमेंट है 20 और 25 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 30। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा एलिमेंट लिख लेता हूँ जो इसके पूरा बराबर ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो अगर ये इसके बराबर भी है तो जो 20 है, 20 से जस्ट छोटा एलिमेंट है 10, तो वो 10 प्रिंट कर देगा, और 20 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 30, तो 30 प्रिंट कर देगा। पर अगर कुछ ऐसी चीज हो, मतलब आपके सामने कुछ ऐसा कंसेप्ट आ जाए या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अगर आप कुछ ऐसा हो कि इसमें तो क्या है कि जस्ट छोटा दे रहा है, पर कुछ ऐसा फंक्शन भी है क्या जो जस्ट छोटा दे, और अगर इक्वल एलिमेंट डाल दूं, अगर मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया ना, और अगर वो सेट में प्रेजेंट है, देखो 25 का तो क्या था, सेट में प्रेजेंट नहीं था, तो जो सेट में उससे जस्ट छोटी वैल्यू थी और जस्ट बड़ी वैल्यू थी वो तो दे दी, पर 20 क्या है, सेट में प्रेजेंट है। तो अगर 20 सेट में प्रेजेंट है तो लोअर और हायर हमें 20 ही दे, ठीक है, पर लोअर और हायर 20 नहीं देंगे हमें, तो उसके लिए फंक्शन होता है हमारे पास सीलिंग, सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग और फ्लोर भी ना लोअर और हायर की तरह वर्क करते हैं, पर अगर सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो वो उस एलिमेंट को ही रिटर्न कर देते हैं। तो 20 प्रिंट कर दिया, पर अगर मैं 25 करूंगा ना, तो ये लोअर और हायर की तरह ही वर्क करेंगे, बिल्कुल डिट्टो। देख लो यहाँ पर ये सीलिंग क्या है, सीलिंग हायर की तरह वर्क करेगा, और फ्लोर क्या है, लोअर की तरह वर्क करेगा। फ्लोर मतलब लो चीज, सीलिंग मतलब ऊपर वाली चीज, हमारी छत, हायर चीज। तो 25 के जस्ट बड़ा इधर 30, और ये हो गया 25 से जस्ट छोटा 20। पर अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया लेट सपोज 31, तो देखो 31 की सीलिंग तो कुछ है ही नहीं, पर 31 का फ्लोर तो 30 आ जाएगा, 31 की सीलिंग कुछ है ही नहीं, तो 31 की सीलिंग यहाँ पर आ जाएगी नल। तो यहाँ पर आ गई नल, सीलिंग और फ्लोर आ गए 30। तो ये आपके कुछ फंक्शन है, लोअर हो गया, हायर हो गया, सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, एड फंक्शन हो गया, कंटेन्स फंक्शन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ये आपको याद रखने हैं हमारे पास ऑर्डर्ड सेट में। तो आई होप आपको अब अनऑर्डर्ड सेट और ऑर्डर्ड सेट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अपने लास्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क की लास्ट चीज जो कि हमारे पास मैप, ठीक है। हैश मैप पढ़ने वाले हैं और ट्री मैप पढ़ने वाले हैं। तो मैप यहाँ पर दो तरह के होते हैं हमारे पास, 1 सेकेंड। मैप हमारे पास दो तरह के होते हैं, ऑर्डर्ड मैप जो कि होता है ट्री मैप, और अनऑर्डर्ड मैप जो कि होता है हमारे पास हैश मैप, ठीक है। बस ये ऑर्डर में होता है, ये अनऑर्डर में होता है। सबसे पहले मैं हैश मैप पे ही फोकस करने वाला हूं, ठीक है।
हैश मैप क्या होता है। जैसे आपको हैश मैप समझ में आ गया ना, तो आपको ट्री मैप 2 मिनट लगेंगे समझने में। तो मैप में क्या होता है, जो एलिमेंट्स है ना वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं, की वैल्यू पेयर में स्टोर होते हैं। मतलब कि मैं इसे डायरेक्टली कोड में आपको बताता हूँ कि कोड में कैसे होता है, ये डायरेक्टली कोड में बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होता है मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर। पहला टाइप होता है की का टाइप क्या है, दूसरा टाइप होता है वैल्यू का टाइप क्या है। दोनों के टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैं इंटीजर इंटीजर लेके नहीं चलता हूँ, अलग अलग ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्ट्रिंग और इंटीजर ले लिया है, इक्वल टू न्यू हैश मैप। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरीका, दूसरा तरीका है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो, हैश मैप लिख दो, पर मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे लिखने के लिए, शॉर्ट है ये, अच्छा लगता है थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर लिखा मैप डॉट पुट। अगर आपको मैप में ऐड करवाना है तो आप मैप डॉट पुट लिखोगे, पहले आप लिखोगे की मेरे को 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि की स्ट्रिंग टाइप की है तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, मेरे को 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 इंसर्ट करवाना है। तो मैप में अगर आपको ऐड करवाना है तो आपको की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़ेगी। फिर मैं कर देता हूं मैप डॉट पुट, मैं 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कराता हूं 2। फिर मैं करता हूं मैप डॉट पुट, मैं 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पुट कराता हूं 3। ठीक है, और अब यहां पर अगर मैं मैप को प्रिंट करवा देता हूं, अगर मैंने यहां पर मैप को प्रिंट करवा दिया तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये सिंपल था। मैप में की वैल्यू पेयर में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, की और वैल्यू का टाइप अलग अलग हो सकता है। अगर हमें मैप में एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है तो की और वैल्यू का पेयर बना के इंसर्ट करवाना पड़ेगा पुट की मदद से। अब यहाँ पर एक मैप डॉट गेट फंक्शन होता है। अब मैप डॉट गेट फंक्शन क्या करता है, इनफैक्ट मैं इसे कमेंट कर देता हूं ताकि आप बाद में इसे रेफर कर पाए। ठीक है, सिस आउट, इसमें एक मैप डॉट गेट मेथड होता है। तो गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड के अंदर लिखनी होती है हमें की, लेट सपोज 2। तो अगर मैंने यहां पर लिखा मैप डॉट गेट 2, तो अगर मैप के अंदर ये वाली की प्रेजेंट होगी तो उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटीजर 2 रिटर्न हो जाएगा हमारे पास। और लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर TWOG डाल दिया, ऐसी की तो मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर नल रिटर्न हो जाएगा। तो आपको गेट का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी तरीके, बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी साइज फंक्शन होता है, मैप डॉट साइज फंक्शन। साइज फंक्शन क्या बताता है कि मैप में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। यहाँ पर क्लियर फंक्शन भी होता है जो कि मैप में से सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए काम आता है। यहाँ पर एक कंटेन्स की फंक्शन होता है। ठीक है, कंटेन्स की फंक्शन क्या करता है मैं बता देता हूं आपको। कंटेन्स की, अगर मैप में ये TWOG वाली की प्रेजेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि TWOG वाली की प्रेजेंट नहीं है। पर अगर मैंने जी को हटा दिया तो TWO यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैप डॉट कंटेन्स की भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन होता है की सेट, की सेट। ठीक है, तो की सेट फंक्शन क्या करता है, मैप के अंदर जितनी भी कीज है ना उनका हमें सेट बना के रिटर्न कर देता है। ठीक है, मैप में जितनी भी कीज है उनका हमें एक सेट बना के रिटर्न कर देता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेट हम पढ़ चुके हैं। तो मैप के अंदर जितनी भी की थी, कितनी की थी, 3 की थी, 1 2 3, उनका इसने सेट बनाया और हमें रिटर्न कर दिया। तो आप सोचेंगे कि सेट में तो डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होते, तो अगर मैं यहाँ पर मैप के अंदर अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट कर देता हूँ, डुप्लीकेट कीज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया 1 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दी 11। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई एरर तो नहीं दे रहा है, एरर तो नहीं दे रहा है, पर होगा क्या कि मैप में ना जो कीज होती हैं वो भी यूनिक होती हैं। इस वजह से मैप का हम कीज का सेट बना सकते हैं। मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूं, मैप में जो कीज होती है वो यूनिक होती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने पर ये वाली लाइन लिखी है ना, तो उस अगर वो की पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। उसकी वैल्यू अगर 1 थी तो 11 हो जाएगी, अगर वो पहले से कीज प्रेजेंट नहीं है तो वो सिंपली डल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं मैप को प्रिंट करवाता हूं, इनफैक्ट यहां पर अब की सेट को प्रिंट नहीं करवाता हूं, मैप को प्रिंट करवाता हूं। की सेट में तो
यहाँ पर देख सकते हैं 1 की वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है, 11 हो चुकी है इस लाइन की मदद से। इस वजह से ही हम यहाँ पर मैप डॉट की सेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, मैप डॉट की सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैप डॉट की सेट क्या करता है, मैप में जितनी भी कीज प्रेजेंट है उसका हमें सेट रिटर्न करके देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे लवेश कि ये मैप डॉट की सेट तो मतलब सही है, पर आपने बताया क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमें मैप के अंदर आइटरेट कैसे करना होगा। मैप के अंदर आइटरेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप लेंगे, किस टाइप का मैप है, मतलब जो कीज है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, आइटम, यहां पर मैं लिख देता हूं मैप डॉट की सेट, मैप डॉट की सेट लिख दिया मैंने यहाँ पर। मैप डॉट की सेट क्या करेगा, हमें एक सेट रिटर्न करेगा, हमें एक सेट रिटर्न करेगा। तो हम एक सेट के अंदर आइटरेट कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और आइटम। और अब यहां पर मैं प्रिंट करवा दूंगा, सबसे पहले मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, उसकी की क्या वैल्यू है, फिर मैं साथ में क्या प्रिंट करवाऊंगा, उस की के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, मैप डॉट गेट डेट की मतलब आइटम। तो इस तरीके से मैं आइटरेट कर सकता हूं मैप के अंदर। ठीक है, मैं इसे रन कर लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 111 क्योंकि हम दोबारा से पुट कर चुके हैं, फिर 2233। तो इस तरीके से हम मैप में आइटरेट कर सकते हैं। साइज फंक्शन और क्लियर फंक्शन तो यहाँ पर लगेगा ही। तो ये होता है हमारे पास कुछ फंक्शन, मैंने आपको पुट बता दिया है, यहाँ पर मैंने आपको गेट फंक्शन बता दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको की सेट फंक्शन बता दिया है, कंटेन्स की फंक्शन बता दिया है। तो यही की मैप के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होते हैं। आई होप आपको अब अनऑर्डर्ड मैप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं ऑर्डर्ड मैप की तरफ, वो भी काफी ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। काफी ज्यादा आसान आसान चीजें हैं, आपको बस समझते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, और ये तो मैं आपको कोड दूंगा ही। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर हैश मैप की जगह लिखना होता है ट्री मैप। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मैं मैप लिखना क्यों प्रेफर करता हूँ, कि जब मेरे को क्वेश्चन के बीच में याद आता है, मैंने यहाँ पर हैश मैप लिख दिया और मेरे को ऑर्डर मैप चाहिए था, तो मैं यहाँ पर ट्री मैप भी लिख देता हूँ आराम से। इस वजह से मैं यहाँ पर मैप लिखने को प्रेफर करता हूँ। सॉरी गाइज, मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज को कॉपी कर लेता हूँ। इनफैक्ट ऑर्डर्ड मैप को समझाने के लिए मैं दोनों को इंटीजर कर देता हूँ। ऑर्डर्ड मैप में क्या होता है, जो हमारे पास कीज है ना, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होती है, और बाय डिफॉल्ट जावा में जो मैप होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है अगर ऑर्डर्ड मैप है तो। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए यहाँ पर आपको कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रायोरिटी क्यू में बताया था पहले से ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैप डॉट पुट 110। ठीक है, मैप डॉट पुट 220। ठीक है, मैप डॉट पुट 330। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं मैप को प्रिंट करूंगा ना, इनफैक्ट मैं ना 3 को ना पहले इंसर्ट करवाता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मैप को प्रिंट करूंगा ना, तो ये कीज के बेसिस पे सॉर्टेड होगा और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा। तो पहले ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, बीच वाला, फिर थर्ड वाला, और फिर फर्स्ट वाला। तो ये ऑर्डर्ड मैप है। ठीक है, तो जो फंक्शन ना अनऑर्डर्ड मैप में होते थे ना, वो यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि कंटेन्स की हो गया, की सेट हो गया, साइज हो गया, गेट हो गया, बिल्कुल डिट्टो जो भी फंक्शन और अनऑर्डर्ड में थे ना वही ऑर्डर्ड में है। बस ऑर्डर्ड में एक फर्क होता है, जो कीज होती है ना वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होती है। तो आई होप आपको अब पूरा हैश मैप समझ में आ गया होगा, ट्री मैप समझ में आ गया होगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।